वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विवान भी उसके पीछे चला गया। देवराज माही के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, सब ठीक हो जाएगा बेटा, आप फिक्र मत कीजिए। माही ने उन्हें देकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी आदित्य उसके पास आकर बोला, अब भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, हम आपकी बात करा देंगे। अक्षय भी उसकी बात पर सिर हिला देता। तब शालिनी जी उन दोनों को डांटते हुए कहती, आदित्य को जो जाओ, बहुत छुट्टी हो चुकी है तुम्हारी, और अक्षय तुम अब बहुत हो गया घूमना, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। शालिनी जी की बात सुनकर वो दोनों ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वो माही से बोली, अब तुम बहू हो ना, इस घर की तो जिम्मेदारी भी निभाओ। घर में बहुत से काम होते हैं, तो जाओ और जाकर करो। इस पर निर्मल उनसे बोली, ये क्या कर रही हो शालिनी, उसकी अभी भी शादी हुई है और तुम। निर्मल की बात सुनकर शालिनी उससे बोली, गलत कहाँ कह रही हो दीदी, अब भले ही मैं ना मानूं, लेकिन है तो वो इस घर की बहू ना, तो जिम्मेदारी तो उठानी होगी। निर्मल ने शालिनी की बात सुनकर अपना सिर में हिला दिया और बोली, अभी हम बड़े हैं सब संभालने के लिए, और तुम देखना एक दिन ये सारी जिम्मेदारी उठा लेगी, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद सुनकर शालिनी एक गहरी सांस लेते हुए वहां से जाते हुए बोली, ठीक है मैं भी देखती हूँ। इतना कहकर वो सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली गई। यहाँ निर्मल माही से बोली, उसकी बात बेटा, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। इस पर माही मुस्कुराकर बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। ओएफसी कॉरपोरेशन मृत्युंजय इस वक्त अपने गेम में बैठा था। मृत्युंजय एक एरोस्पेस इंजीनियर था और साथ ही ओएफसी का फाउंडर भी। हालांकि इसके साथ ही बॉक्सिंग में भी माहिर था। कॉलेज के टाइम पर उसने कई मैच जीते थे। मृत्युंजय बचपन से ही काफी एक्टिव और एडिक्टेड पर्सनालिटी रखता था। वो जिस चीज को करता था बहुत पैशनेट होकर करता था, जैसे मानो एक नशा सा हो गया। उस पर जीत की लत उसकी आंखों में नजर आती थी, और शायद यही वजह थी कि वह कभी हारा नहीं था। उसे खुद पर बेहद गुमान और घमंड था, इसलिए वो खुद पर एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं करता था। मगर माही ने जाने अनजाने में ही सही उसकी ईगो पर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उसकी वजह से ही मीडिया को मौका मिला था उस पर उंगली उठाने का। वह पहली बेइज्जती का बदला उसे लेना चाहता था, मगर शादी वाले दिन माही उसके और उसकी लत के बीच में आ गई थी। बस इसलिए मृत्युंजय ने जीतने के नशे में माही से शादी कर ली। मृत्युंजय के सामने भी जवान बैठा था जो उससे कुछ बात कर रहा था। मृत्युंजय, ये सब क्या है? माना कि तुमने उसे शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे उसके घर जाने से रोको। इस पर मृत्युंजय अपनी एकाई पर उठाकर उसे ठंडी आंखों से घूरते हुए सर आवाज में बोला, ये तुम्हारा कोर्ट रूम नहीं है, और ना ही मैं जज जो तुम किसी की दलीलें मेरे सामने लेकर आ रही हो। इस पर विमान उसे घूरते हुए बोला, आई एम सीरियस मृत्युंजय, तुम अपनी एडिक्शन पर्सनालिटी को थोड़ा काबू रखो, कम से कम माही के लिए करो। बिहेव है तुम्हारी बाकायदा शादी की है तुमने उससे, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते माही के साथ। मर्दन जी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, ये कि एक जरूरी काम है तुम्हारे लिए। इस पर विमान बोला, जरूरी काम? ऐसा भी क्या काम है? इस पर मर्दन जी उसे देखते हुए बोला, और एक फाइल उसके आगे कर दी। फिर भी वापस लैपटॉप पर काम करने लगा। इस पर विमान ने उस फाइल को खोल कर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस मुर्तंजय को देखा और कहा, मेरी बात पर जरूर गौर करना मुर्तंजय। इतना कहकर विमान ने मुर्तंजय को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चला गया। विमान एक क्रिमिनल लॉयर था, उसके मुंबई में एक बड़ी लॉ फर्म थी। मुर्तंजय के सारे लीगल काम को वो ही आसानी से हैंडल कर लेता था। मुर्तंजय ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने दांतों को पीसते हुए खुद से बोला, बीवी माई फुट। शाम का वक्त रोजी कैसल माही दोपहर का लंच बनाने के बाद अपने कमरे में बैठी थी। एक पल में उसकी किस्मत पलट गई थी। जिस इंसान वेद से इतना डरती थी, आज उसी की बीवी इतनी बनी बैठी थी। उसे अपने भाई और अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। उसे रह देकर उन लोगों का ख्याल आ रहा था और अपने भाई की फिक्र हो रही थी। माही ने ऐसे ही घड़ी पर नजर डाली तो रात के खाने का वक्त हो गया था। माही नीचे आ गई और रात का डिनर बनाने लगी। इसके बाद निर्मल जी किसी काम के लिए उसे अपने साथ ले गई। रात के 10 बजे माही जब अपने कमरे में एंटर हुई तो वो किसी से बुरी तरह टकरा गई। उसने चिढ़ते हुए अपना सिर उठाकर देखा तो सामने मृत्युंजय खड़ा था, जो नीली सर्द निगाहों से उसे घूर रहा था। उसके जबड़े कसे हुए थे। माही उसे देखकर घबरा कर बोली, आप कब आए? इस पर मर्तजी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए सरता आवाज में बोला, कहाँ थे तुम? इस पर माही अटकते हुए बोली, वो माँ ने बुलाया था। माही की चीख निकल गई क्योंकि मर्तजी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने धीमे मगर बर्फ से सर्द आवाज में बोला, जो भी हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान मुझ पर से हटना नहीं चाहिए, गॉट इट। इस बीच वो माही के काफी नजदीक था। मृत्युंजय ने जरा सी दूरी को भी तय करते हुए उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगा, जिनकी तलब शायद उसे सुबह से लगी थी। माही ने उसे हैरानी से देख रही थी। वह उसे धक्का देने लगी तो मृत्युंजय ने गुस्से से उसका वो हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया। माही की चीख उसके गले में ही दब गई। मृत्युंजय माही को क्रूरली किस करने लगा। कुछ देर बाद भी उसे लग हुआ तो माही जोर जोर से सांस लेने लगी। मृत्युंजय ने अभी भी माही को खुद से दूर नहीं किया था। उसकी नजर अभी भी माही के होठों पर बनी हुई थी। वह दोबारा उनकी तरफ झुका ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। मृत्युंजय ने गुस्से से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही ने भी जब मृत्युंजय के चेहरे को देखा तो वह समझ गई कि उसे गुस्सा आ रहा है, मगर क्यों वो यह नहीं जानती थी। इधर मृत्युंजय ने अपना फोन उठाकर कान पर लगाकर ठंडी आवाज में बोला, इस पे एक दूसरी तरफ से रोकी, जो कि मृत्युंजय का असिस्टेंट समझ गया कि उसने गलत वक्त पर फोन किया है। वह घबराते हुए बोला, प्रेसिडेंट, 1 घंटे बाद मिस्टर रहेजा के साथ आपकी ऑनलाइन मीटिंग है। मृत्युंजय को बातों में बिजी देख
माही बहुत धीरे-धीरे उसे छूटने की कोशिश करने लगती है, मगर तभी वह खुद को और भी ज़्यादा मजबूती से मृत्युंजय की पकड़ में पाती है। वो मृत्युंजय को देखती है, जो अपनी खतरनाक नीली आँखों से उसे देख रहा था। उसकी आँखों में एक वार्निंग थी, जैसे अगर वह उससे दूर हुई तो ना जाने में क्या करेगा। मृत्युंजय की इस डरावनी आँखें देखकर माही चुपचाप उसकी बाहों में ऐसी खड़ी रही, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। तभी अपनी सर्द आवाज़ में रोकी से बोला, कल सुबह मेरे डेस्क पर इंडिया में मौजूद ओएस की सारी ब्रांच का प्रोग्रेस डाटा मुझे चाहिए। दूसरी तरफ रोगी उसकी बात सुनकर हक्का-बक्का रहेगा। क्या उसके बॉस का मूड इतना खराब था? रोगी बोला, मगर प्रेसिडेंट के 1 हफ्ते का काम मैं सिर्फ 1 रात में कैसे करूंगा? इस पर मृत्युंजय ने बिना कुछ कहे अपना फोन काट दिया। रोगी का मन अपना सिर फोड़ने का कर रहा था, क्योंकि वे जानता था कि वे पूरी रात नहीं सोने वाला। दूसरी तरफ मृत्युंजय के सीने से लगी माही को नींद आने लगी थी। मृत्युंजय ने उसकी तरफ देखा, वे सो रही थी। वह कुछ पल तो उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसे छोड़ दिया। मृत्युंजय की सरगत की वजह से माही लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर खींच लिया। माही का सिर उसके सीने से जा लगा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मर्तनजी को देखा। फिर हमने कहा, क्यों कर रहे हैं ये सब? इस पर मर्तनजी धीमी आवाज में बोला, जो सजा है ये बीवी। तो माही ने कहा, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। ये सुनकर मर्तनजी की मुठ्ठियां कसकर बंद हो गई। उसके जबड़े आपस में भिजे हुए थे। वह माही को छोड़कर वहां से जाने लगा, तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यकीन मत कीजिए, मगर एक मौका तो दे दीजिए। इस पर मर्तनजी ने अपने एक हाथ उसके बाजू को कसकर पकड़ा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दिया, अगर तुम सही हुई तो अपनी किसी एक ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो, अगर नहीं तो इतना बोलकर उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया और फिर वहां से चला गया। माही अपने बाजू को सहलाते हुए बोली, इंसान है, फिर इंसानों जैसी हरकतें क्यों नहीं करते? फिर वो अपना सर झटक कर वो अपने कपड़े चेंज करने चली गई और फिर बेड पर जाकर सो गई। रात के 2 बजे जब मर्तनजी आया तो माही खुद में से उठकर गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक नजर माही को देखा, जिसका दुपट्टा नीचे जमीन पर पड़ा था। वह उसे घूर कर वॉशरूम में गया, फिर कुछ देर बाद वापस आकर बेड के दूसरी साइड जाकर सो गया। उसकी नजर माही के होठों पर थी। जाने क्या हुआ था उसे, जो बार बार उसकी नजर और उसकी तलब यहीं आकर खत्म हो जाती थी। मर्तंजय ने अपने दांत पर दांत जमा लिया, क्योंकि उसके साथ पहली बार हो रहा था। जब काफी देर बाद उसे चैन नहीं मिला तो मर्तंजय माही के करीब आ गया और उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोला, मेरी नींद उड़ाकर तुम इतने सुकून से नहीं सो सकती। और फिर उसके होठों पर होठ रखकर किस करने लगा। माही की अचानक नींद आंखें खुल गई। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मर्तंजय को देखने लगी, जो पूरी तरह उस पर खोया हुआ था। माही ने उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, तो मर्तंजय ने उसकी कलाई पर पकड़कर बैग से लगा दिया। माही के हाथ में पहनी हुई चूड़ा टूट उसकी कलाई में चुभ गई। अगली सुबह माही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और चूड़ियां पहन रही थी। तभी उसकी नजर अपने हाथ में लगे जख्म पर गई। उसे देखकर माही ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। वह कमरे से बाहर आकर मंदिर की तरफ गई और हाथ जोड़कर सुबह की आरती की प्रिपरेशन करने लगी और पूजा करने के बाद सीधे किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी आते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं पे सारा ब्रेकफास्ट लगा देती है। शालिनी जी उसे घूरने लगती है। थोड़ी देर बाद मर्तनजी भी वहां आ जाते हैं और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। माही उसे खाना लगा देती है, मगर तभी सामने साथ एक से टकरा जाती है और सीधा जाकर मर्तनजी की गोद में जाकर गिरती है। माही की आंखें बंद हो जाती है। वो घबराकर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें सीधे जाकर मर्तनजी की नीली सख्त आंखों से मिलती है। शालिनी जी उसे बुरा भला कहने लग जाती है। माही जल्दी से मर्तनजी की गोद से उठ जाती है। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, लेकिन अक्षय थोड़ा उदास नजर आ रहा था। माही ने जब उसे उदास देखा तो वो उसके पास आ गई और बोली, क्या हो अक्षय, तुम उदास क्यों हो? इस पर अक्षय बोला, आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको मुंह से डांट पड़ गई। इस पर माही मुस्कुराकर बोली, वो बड़ी है, उन्हें पूरा हक है हमें डांटने का। मैं तो वे सारी बातें भूल गई थी और अब तुम भी भूल जाओ। उसके पास सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर माही भी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ऐसा ही स्माइल करते रहा करो। ये कहते हुए उसने प्यार से अक्षय के गाल पर हल्के से हाथ रखा, फिर वहां से चली गई। अक्षय को देखा आदि उसके पास आकर बोला, भाभी वो हमारी जानता है ना? तो इस पर अक्षय चिढ़ते हुए बोला, जस्ट स्टॉप आदि, तुझसे ज्यादा मुझे पता है कि वे मेरी भाभी और भाभी माँ जैसे हृदय समझा। इस पर आदि बोला, ओके बोलो, समझ गया। वैसे तूने एक बात सही कही, भाभी के साथ ना माँ जैसी फीलिंग आती है। मेरा मन उन्हें रेस्पेक्ट देने का करता है। आदि की बात सुनकर अक्षय हंसने लगा। इस पर आदि मुंह बनाकर बोला, उसे बोला, मैंने कोई जोक नहीं सुना है जो तू हंस रहा है। इस पर अक्षय अपनी हंसी काबू करते हुए बोला, सॉरी, तूने कहा ही ऐसे कि मुझे हंसी आ गई। इस पर आदि उसे मुक्का मारते हुए बोला, चल अब हंस। तो अक्षय गुस्से से उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, रुक, अभी तुझे बताता हूँ। दूसरी तरफ सावंत विला में मुकुल सावंत किसी से फोन पर बात कर रहे थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला था, लेकिन एन मौके पर सब बर्बाद हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक और प्लान है। ये कहते हुए सब मुकुल सावंत के चेहरे पर एक साथ ही मुस्कान थी। उधर से फोन पर किसी ने कुछ कहा तो मुकुल बोला, मुर्तंजय मिलानी का ईगो बहुत बड़ा है, बहुत घमंड है। उसे अपनी इज्जत अपनी बीवी पर किसी लड़की के लिए उसने मेरा गला पकड़ा था, तो इस बार उसकी इज्जत पर ही वार होगा। रोजी कैसल माही गार्डन में उदास बैठी थी, क्योंकि 2 दिनों से उसने अपनी फैमिली से बात नहीं हो कर पाई थी।
जिस बात से कभी दूर नहीं हुई आज भी उसकी आवाज तक सुनने को तरस गई थी। निर्मल जी गार्डन से गुजर रही थी। जब उन्होंने माही को उदास देखा तो वे उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा? उसकी आवाज सुनकर माही जैसे नींद से जागी तो वो पीछे मुड़ी और निर्मल जी को देखते बोली, कुछ नहीं है माँ। इस पर निर्मल गहरी सांस लेकर बोली, घर वालों की याद आ रही। माही ने हाँ में से हिला दिया। तभी वहां पर शालिनी जी आ गई और बोली, अगर इतना ही प्यार था तुम्हारे भाई ने हमारी घर की बेटी को भगाया क्यों? ना वो उसे भगा था और ना ही तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहना होता। शालिनी जी की बात सुनकर माही सिर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि इतना तो उसे भी पता था कि अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है जिससे वे खुद को सही साबित कर सके। पर वहीं निर्मल जी बोली, शालिनी बस करो। इस पर शालिनी गुस्से से माही को घूरते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं बोला और तुम अगर अपने परिवार को याद कर लिया हो तो दोपहर का लंच रेडी कर लो। माही ने बिना कुछ कहे हाँ में से हिला दिया। शालिनी के जाने के बाद निर्मल ने माही से कहा, तुम उसकी बातों को दिल से मत लगाओ, ये लो मेरा फोन और अपने घर वालों से बात कर लो। माही का उदास चेहरा निर्मल की बात सुनकर खिल गया। उसने निर्मल जी से कहा, थैंक यू माँ। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद माही ने अपने घर कॉल लगा दिया। एक दो रिंग के बाद वहां से किसी ने कॉल रिसीव किया। उधर से एक औरत की आवाज आई, हेलो। ये आवाज उसकी दादी की थी, जिसको सुनकर माही की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोली, हेलो दादी। उधर से दादी खुश होकर बोली, वाही तो ठीक तो है ना बेटा? इस पर माही बोली, हाँ दादी मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं दादी जी? कैसे और शुभ तो ठीक है ना? इस पर दादी बोली, हाँ सब ठीक है। शुभ को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शुभ के बारे में सुनकर माही उदास थी। वो बोली, आप उसका ख्याल रखना। उधर से दादी उससे बोली, तुम फिक्र मत करो, शुभ को हम देख लेंगे। वैसे माही तुम अपनी दवाई तो टाइम से ले रही हो ना? इस पर माही बोली, जी दादी। दादी ने कहा, अच्छा है। वैसे आज तुम्हारी दादाजी वहां आ रहे पग फेरे की रस्म के लिए। माही ने जब ये सुना तो उसे याद आया कि मृत्यु ने उसे जाने से मना करा है, इसलिए वे दादी से मना करते हुए ने बोले, नहीं दादी आप दादाजी को यहाँ नहीं भेजेगी। इस पर दादी बोली, क्यों? ये तो रस्म है ना? इस पर माही उसे समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ दादी, मगर आप जानती है ना अभी माहौल कैसा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, फिर आप किसी को भेज देना। दादी को उसकी बात सही लगी। वैसे भी वे जानती थी कि माही को रिश्तों और रस्मों का ख्याल पे सबसे ज्यादा है, इसलिए उन्होंने बिना किसी बहस के उसकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद उस करके माही ने फोन काट दिया और अंदर चली गई। वो निर्मल जी के कमरे में गई। उसे देखकर निर्मल खुश होकर बोली, अरे माही तुम यहाँ अंदर आओ। इस पर माही हल्का सा मुस्कुराकर अंदर आई। उनका फोन उन्हें वापस करते हुए बोली, ये लीजिए माँ, मैंने बात कर ली। इस पर निर्मल उससे बोली, जब भी अपने घर वालों से बात करने का दिल करे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? इस पर माही बोली, जी माँ। रात का वक्त है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे सिवाय मुर्तजा के। माही सबको खाना खिला रही थी। कल की तरह हमेशा की तरह कल की हमेशा की तरह माही ने आज भी खाना लाजवाब बनाया था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं माही मुतंजे का वेट कर रही थी, जो कि विवान अच्छे से समझ रहा था। वो माही से बोला, तो माही तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, मुतंजे तो काफी लेट आएगा। माही उसे मना करने ही वाली थी कि निर्मल बोली, हाँ माही विमान सही कह रहा, तुम खा लो, तब जब मर्तन जाए तब उसे खिला देना। माही निर्मल राजेंद्र और देवराज के कहने पर ना नहीं कर पाई, इसलिए वे भी उनके साथ बैठ गई। 12 बजे मुर्तजा की कार रोज कैसल आकर रुकी। उसके पीछे 6-7 कार और भी थी। वे सारी कार ब्लैक कलर की थी। एक बाउंसर ने आके कार आगे आकर डोर खोल दिया। मुर्तजा कार से बाहर अंदर की तरफ जाने लगा। वो हॉल को पार करके 4th फ्लोर पर अपने रूम में गया। मुर्तजा के कान में ब्लूटूथ लगा था। वे किसी की बात सुन रहा था। मुर्तजा ने रूम के चारों तरफ देखा, जहाँ कोई भी नहीं था। उसकी आंखें कुछ सख्त हो गई। वो मिरर के पास खड़ा हुआ और अपना कोट उतारने लगा। तभी उसे किसी की नाजुक उंगली अपने कोट पर महसूस हुई। मुर्तजा ने शीशे में देखा तो वह माही थी। माही मुर्तजा को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर धीरे से बोली, मैं मदद कर देती हूँ। मुर्तजा ने कुछ नहीं कहा और ना ही माही को रोका। माही ने उसका कोट उतारकर एक तरफ सोफे पर रखा और फिर सामने आकर उसकी टाई को उतारने लगी। तभी मुर्तजा बोला, कल सुबह तक का वक्त है माँ तुम्हारे पास। मुर्तजा की आवाज सुनकर माही ने उसकी तरफ देखा, मगर जैसे उसकी नजर उसके कान में लगी ब्लूटूथ पर गई, वो तो सारी बात समझ गई और वापस टाई को निकालने लगी। हालांकि इस बीच मुर्तजा ने माही को देखते हुए एक पलक तक नहीं झपकाई थी, लेकिन माही को नहीं पता था कि उसने अपनी एडी को उचकाकर उस टाई को मुर्तजा के गले से निकाला। इस बीच वो मुर्तजा के बहुत करीब थी। उसी वक्त मुर्तजा ने उसे देखा और माही की नजरें उससे मिली। वह लड़खड़ाकर पीछे होने लगी तो मुर्तजा ने उसे कमर से पकड़ लिया और उससे अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या कर रही हो? इस पर माही घबराते बोली, वो टाई निकाल रही थी। मुर्तजा की नजर उसके घबराए चेहरे पर थी। उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कस ली, जिसकी वजह से माही के दोनों हाथ मुर्तजा के कंधे पर चले गए। उसका सीना मुर्तजा के सीने से जा टकराया। वहीं मुर्तजा ने अपना चेहरा उसकी तरफ हल्का सा झुकाया। तभी माही टाई निकाल कर बोली, लो हो गया। ये सुनकर मुर्तजा ने कुछ पल अपनी सर्द नजरों से उसे देखा, फिर छोड़ दिया। माही ने गहरी सांस लेकर टाई को सोफे पर ही रख दिया। फिर वो मुर्तजा से बोली, आप नीचे आ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। इतना कहकर मैं नीचे किचन में आ गई। कुछ देर बाद मुर्तजा भी नीचे आ गया। माही का खाना
टेबल पर ही रख रही थी। मर्दन जी आकर अपना अपनी चेयर पर बैठ गया। माही कुछ बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में खाना निकालने लगी और खुद भी उसके साथ ही बैठ गई। मर्दन जी खाना खाकर ऊपर चला गया और वहां से चला गया। माही प्लेट धुलने के बाद कमरे में आ गई। मर्दन जी कमरे में नहीं था। माही ने ज्यादा नहीं सोचा और वो पेड़ पर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद माही को एहसास हुआ कि कोई उसके करीब है। अभी भी कुछ और समझ पाती उसे अपने होठों पर किसी के होठों का एहसास हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। वो मृत्युंजय था जो उसे किस कर रहा था। माही ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की मगर मृत्युंजय अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने माही के हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ कर लिया। अगली सुबह जब माही की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वे जकड़ी हुई थी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो वो मृत्युंजय था। फिर उसने अपने पेट की तरफ देखा जहाँ मृत्युंजय का हाथ था। उसके पेट भी मृत्युंजय के पैरों के बीच फंसे हुए थे। उसने माही को ऐसे पड़ा था कि वे हिल भी नहीं सकती थी। पहले माही ने मृत्युंजय का हाथ हटाया फिर उठने को हुई लेकिन तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। माही उसके ऊपर ही गिर गई। वह हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगी और बोली, आप सो रहे थे ना। तभी मृत्युंजय रोल होकर उसके ऊपर आ गया और बोला, क्यों भागना चाहती हो यहाँ से। इस पर माही नाम में से चलाते हुए बोली, नहीं वो बस और फ्रेश होने जा रही थी। मर्दनजी ने कुछ पल उसे देखा फिर उसे छोड़ दिया। फिर माही भागते हुए वहां से चले गई और मर्दनजी अपना सिर कान से टिकाए उसे जाता देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब माही बाहर आई तब मर्दनजी कमरे में नहीं था। माही मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी और फिर तैयार होकर नीचे चले गई। हॉल में सभी लोग टीवी के सामने खड़े थे। माही के आते ही सब उसे देखने लगे। माही को सबको खुद की तरफ ऐसे देखना बहुत अजीब लगा लेकिन तभी उसका नजर टीवी की तरफ गई जहाँ एक लड़की मुस्कुराते हुए रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दे रही थी। वह देखने से शादीशुदा लग रही थी जैसे जैसे अभी अभी उसकी शादी हुई है। रिपोर्टर्स, कांग्रेचुलेशन मैम, अब तो आप एक बिलियनर की वाइफ बन चुकी है। तो कैसा लगता है आपको मिसेज मर्चेंट मीरानी बनकर। इस पर संजना रावत ने हंसते हुए कहा, पहले तो थैंक यू सो मच। और रही बात मिसेज मीरानी बनने की तो आपको बता दूं कि मुझे मर्चेंट की प्रॉपर्टी से नहीं बल्कि मर्चेंट से प्यार है। मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर लिया। हमारी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल से हम एक दूसरे को पाया है। रिपोर्टर संजना के जवाब से बहुत खुश लग रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने कहा, मैम मिस्टर मीरानी आपके साथ क्यों नहीं है। इस सवाल पर एक पल के लिए संजना के भाव बदल जाते हैं लेकिन वे फिर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वो दरअसल मर्तन इस वक्त बहुत बिजी है। आप सब तो जानते हैं कि उन्हें लाइमलाइट ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बड़ी न्यूज है। कल शाम मुंबई के सबसे बड़े और सबसे लग्जरियस होटल में हमारा रिसेप्शन है। सो आप सब वहाँ इन्वाइटीज है। रिपोर्टर संजना की बात से संतुष्ट है क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि मर्द मीडिया में आना पसंद नहीं करता था। हालांकि यह बात अलग थी कि अपनी पैशन और अपने काम की वजह से वे अक्सर सुर्खियों में रहता था। अब सभी को कल शाम का इंतजार था। टीवी पर यह सब देखकर माही को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि शादी चाहे जैसे हुई हो मगर सच ये था कि मर्दन उसका पति था और वे उसकी बीवी। भले कोई भी बीवी अपने पति पर किसी दूसरी औरत का हक कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। विमान और बाकी सबके घर वालों को संजना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माही अब वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ सुबह सब दादी जी भी ये न्यूज देख रहे थे। सुब ने गुस्से से कहा, ये सब क्या बकवास है। हम लोग मेरी दी ये लोग मेरी दी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। निहाती बदतमीज लोग हैं मीरानी। अब मैं अपनी बहन को और इनके साथ नहीं रहने दूंगा। मैं आज ही उन्हें लेने जाऊंगा। वो बाहर जाने वाला था तभी दादाजी ने उसे रोक लिया और कहा, रुक जाओ शुभ, इस वक्त तुम्हारा वहां ना जाना ठीक नहीं है। इस पर शुभ ने कहा, इतना कुछ होने के बाद भी आप मुझे रोक रहे दादाजी, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो आप दी को घर नहीं लाना चाहते। इस पर दादाजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है शुभम, माँ ही हमारी बेटी और हम भी उसका भला चाहते हैं। लेकिन अभी तुम कुछ जो करने जा रहे उससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। माही की शादी हो गई है। वे उसके पति का घर है। उसका ये घर ये घर जो हो रहा है हम फिलहाल के लिए इसे इसमें कुछ नहीं कर सकते। और क्या पता इस बारे में उन लोगों को भी कुछ ना पता हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी कुछ मत करो। अपने दादाजी की बात सुनकर शुभ गुस्से से अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद दादा ने दादाजी से कहा, वीर मुझे माही की बहुत फिक्र हो रही है। मेरे बच्ची ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। इस पर दादाजी ने कहा, माही स्ट्रॉन्ग है, वे इतनी जल्दी नहीं हारेगी। तुम फिक्र मत करो। अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं माही को वापस ले आऊंगा। संजना की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर छाई हुई थी। हर तरफ रोज कैसल के ग्रैंड वेडिंग के चर्चे हो रहे थे। शालिनी जी के कमरे में राजेंद्र जी बोले, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये लड़की पहले खुद अपनी शादी से भाग गई और मीडिया में आकर खुद की अपनी रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। मुझे तो बेचारी माही के लिए बुरा लग रहा है। इस पर शालिनी जी बोली, तो उसे जरूरत क्या थी मर्तुंजय से शादी करने के। ना मैं मर्तुंजय की लाइफ में आती और ना ही उसे ये सब झेलना पड़ता। इस पर राजेंद्र गुस्से से बोले, बस करो शालिनी, तुम अच्छे से जानते हो कि मर्तुंजय ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इस पर शालिनी जी बोली, और क्यों की थी ये भूल गए आप। जय की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस लड़की की है और उसके भाई की है। उसके हम भाई ने हमारी बेटी को भगाया, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। शालिनी की बात सुनकर राजेंद्र जी एक गहरी सांस लेकर बोले, किसकी गलती है किसकी नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी के लिए हमें इस सिचुएशन में डील करनी होगी जो सिर्फ मर्तुंजय ही कर सकता है। शालिनी जी राजेंद्र की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। फोर्थ फ्लोर मर्तुंजय के स्टेट रूम में विमान उससे आज सुबह के बारे में बात करने आया था। जय सो जो हो रहा है वे सही नहीं है। तुम जानते भी हो कि माही का
कि माही का इन सब पर क्या असर हो रहा होगा। मर्तन अपनी चेयर से इधर उधर घुमाते हुए एक फाइल को हाथ में पकड़कर बैठा था। सुबह की न्यूज उसे भी पता थी, मगर फिर भी वह शांत था। विमान उससे कुछ ना कहता देख चलते हुए बोला, जय कुछ तो बोल। देख वो लड़की एक सजना जैसी लड़कियों की तरह नहीं है, जिनके लिए रिचुअल्स कस्टम सिर्फ एक कंपटीशन की तरह हो, जिनमें पार्टिसिपेट किया और फिर जीतने के बाद उसे भूल गए। वो उनमें से है जिनके लिए शादी के बहुत सारे मायने, यूँ समझ लो वो विश्वास करती है इन सब पर। या यूँ कहूँ कि अंधा विश्वास। तभी उसने तुम अपना लिया, वो बिना किसी सवाल के। इस पर मृत्युंजय बोला, औकात से बाहर मेरी इज्जत को हर कोई अपना लेता है। वैसे भी जरूरी ये नहीं कि वो यकीन करती या नहीं, जरूरी है कि मैं यकीन करता हूँ या नहीं, और मैं यकीन नहीं करता, दैट्स इट। इस पर विमान हैरान होते हुए बोला, ये तुम्हें पता भी वही तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, उसका मतलब तुम संजना से को ऐसे ही छोड़ दोगे। इस पर मर्दन जी ने फाइल को टेबल पर रखा और कहा, ऐसा मैंने कब कहा। फिर वे अपनी चेयर से उठा और एक टेबल की तरफ जाते हुए सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट को निकाला और उसे अपने मुंह से लगाकर जलाते हुए बोला, यू नो विवान, आदत और लत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। लत आदत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, जो हमें कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर कर देती है। फिर वो उस फाइल में लगी साउंड फैमिली की तस्वीर को देखते हुए गहरी आवाज में बोली, जान लेने पर भी उस लड़की ने 2 बार मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की है। साउंड जानता नहीं है कि जितना मेरी आदत नहीं लत है, अगर कोई मेरे और मेरी लत के बीच में आता है, उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। विमान को अपनी साथ मेरी आंखों से देखते हैं, तुम तो जानते हो। हम विमान ने गहरी सांस लेकर कहा, वो तुम्हारी लत का अंजाम मैंने देखा है। चलो अच्छा है, माही के लिए ना सही, अपनी जीत के लिए ही तुम कुछ तो करोगे। खैर एक बात बहुत दिनों से मेरे मन में चल रही है, ये बताओ क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हो। मेरा मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता। इस पर मर्दनजय ने अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखा और कहा, मर्दनजय मेरा ने किसी के लिए ना तो बदला है और ना कभी बदलेगा। इस पर विमान ने कहा, फिर तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें माही की लत लग जाए, ताकि तुम उसके बिना रह ही ना पाओ। क्योंकि एक बात तो ये भी सच है कि उनकी आदतों पर कंट्रोल किया जा सकता है, मगर लत पर नहीं। इतना कहकर विमान मुस्कुराते वहां से चला गया। उसने एक बात ऐसे ही कही थी, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अनजाने में ही उसने माही की जिंदगी की कैद मांग ली थी। इधर अपने कमरे में माही ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। उसका दिल और दिमाग उस कॉन्फ्रेंस में अटका था। माही का गला भरा था, वे रोना चाहती थी मगर आंसू साफ नहीं ले रहे थे, वे निकलना नहीं चाहते थे। माही का ध्यान दरवाजे की आवाज से टूट रहा। दरवाजे एक मर्दनजी था जो उसे देख रहा था। माही भी सब देखने लगी। वे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मर्दनजी माही की आंखों में देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। माही ने अपनी नजरें नीचे कर ली, आंखों में देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। मर्दनजी उसके करीब खड़े होकर उसके चेहरे को अपनी 2 उंगलियों से ऊपर उठाया। माही के आंसू जो अब तक रुके थे, वे अब बाहर गालों पर आ गए। मर्दुंजय ने उसके चेहरे के पास जाकर धीमी और गहरी आवाज में कहा, तकलीफ हो रही है। इस पर माही ने धीरे से कहा, दिल से जो रिश्ता बनाया हूँ उस पर कोई और रोक जताए तो तकलीफ तो होती है। मर्दुंजय ने उसे गौर से देखा, आंखें लाल और चेहरे पर उदासी थी। उसने माही के चेहरे को छोड़ दिया और कहा, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो मगर तुम्हारा ध्यान मुझसे हटना नहीं चाहे बीवी, वरना इतना कहकर वे वहां से चला गया। माही उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से मर्दुंजय का ऐसा कहना कुछ अजीब था। मैं रात का वक्त एक बार में अनिकेत बेहोश पड़ा था। उसके दोनों तरफ अक्सर और आदित्य अपने सर पर हाथ रखकर बैठे थे। आदित्य ने अनिकेत को उठाया तो अनिकेत बेहोश में बोला, आई लव यू मम्मी। इतना सुनकर उन दोनों ने हंस के खिला दिया। आपसे लगभग बार भी अगर उन्होंने ये आई लव यू सुना होगा तो कम ही सुना होगा। इस बार आदित्य चिढ़कर बोला, मैं नहीं उठा रहा इसे, आजकल आशिकों में ना एक यही कमी होती है, पहले तो कुछ कहते नहीं, लेकिन जब लड़की हाथ से निकल जाती है तो देवदास बनकर घूमते रहते हैं। अक्सर ने उसकी बात सुनकर उसके सिर को मारते हुए कहा, भाभी यही हमारी तमीज से बात कर उनके बारे में। इस पर आदित्य अपना सिर हिलाते बोले, सॉरी वो फॉलो में मुंह से निकल गया। और तू वो छोड़, अब बता इसका क्या करे। अगर भाई को पता चला तो हम सबका क्या होगा, हमें तो नहीं पता। इस पर अक्षय बोला, अब तू डरा मत, सोच रहा हूँ कुछ, एक काम कर, इसे उठाते हैं उसके प्लेट पर लेकर चलते हैं, कल जब ये होश में आएगा तब देखेंगे। आदित्य और अक्षय ने अनिकेत को उठाया और उसे कार में बैठाकर उसके फ्लैट पर ले गए। वे दोनों इस वक्त मर्तनजय से डरे हुए थे कि कहीं मर्तनजय को उनके यहाँ जाने के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि उन दोनों को पता था कि मर्तनजय के कहर से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था, उनके खुद के माँ बाप भी नहीं। अक्षय और आदित्य दोनों रात भर अनिकेत के फ्लैट पर रुके थे। सुबह का वक्त था। सुबह हमेशा की तरह माही ने सबके लिए नाश्ता बनाया और अपने रोज के काम में लग गई। हालांकि आज का दिन हमेशा की तरह नहीं था। सभी को रात की टेंशन थी, खासकर माही को। उसे लग रहा था कि कहीं मर्तनजय सजना के पास न चला जाए, क्योंकि आखिर शादी तो उसकी सजना से ही हुई थी। अगर वे भागी ना होती तो शायद हो भी जाती। माही को तो अब तक यही लग रहा था कि मर्तनजय सजना से शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। अनिकेत के फ्लैट में अनिकेत अक्सर और आदि लिविंग होम में रूम में सोफे पर बैठे थे। अनिकेत को होश तो आ गया था, मगर उसकी हालत अभी भी किसी देवदास से कम नहीं थी। आदि और अक्सर अब उसके से वही से तंग आ गए थे। आदि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे अने अब भूल जाओ भाभी को, तुम्हें और कोई मिल जाएगा। इस पर अनिकेत वहां से आवाज में बोला, ऐसे कैसे भूल जाओ, हमेशा से सिर्फ उसे ही चाहा था।
एक वही लड़की थी जो मुनगर को जीत गई थी और अब वह किसी और की हो गई। आधे वक्त से एक दूसरे को देखने लगे, तभी अक्सर उसके दूसरे साइड बैठते हुए बोला, हम जानते हैं नहीं, लेकिन लिया हुआ तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। तो उन्हें तुम्हारी मामी बनना था और हमारी भाभी सो वो बन गई। अब तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तभी आदि बोला, अक्सर सही कह रहा है, अब तो हमारे मास्टर भाई की है जो तुम्हें भाभी को चुने तो क्या देखने की भी नहीं देंगे, और अगर उन्हें तुम्हारे दिल के हालात पता चले फिर जो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। आदि की बात सुनो अनिकेत का चेहरा और भी मायूस हो गया। तभी अक्सर बोला, और अभी तो हमें उससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। हमें कैसे भी करके भाई को कल के बारे में पता चलने से रोकना होगा। अगर भाई को पता चला कि हम लोग बाहर में गए थे तो हमें उनके कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। अक्षय की बात सुनकर अनिकेत के चेहरे पर मायूसी की जगह हैरानी और डर ने ले ली। वो अपनी फटी आंखों से उन लोगों को देखने लगा और बोला, आपने मामा को कुछ उसकी बातों को बीच में काटते हुए आदि बोला, हमने कुछ नहीं बताया, हमें किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो भाई को कुछ बताएंगे। एंड बाय द वे तुम इतने उतने घबरा रहे हो, तुम्हारे साथ तो जीजू है, वो तुम्हें भाई के गुस्से से बचा लेंगे, लेकिन फिक्र तो हमें करनी चाहिए। तो निकेत ने कहा, अरे आप नहीं जानते, छोटे मामा पापा तो बड़े मामा से डरते हैं, इसलिए भी उनके सामने कुछ कहते नहीं। अनिकेत की बात सुनकर आदि और अक्षय हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनका एक आखिरी सहारा भी उनके हाथ से गया। ओसी ऑफ कॉर्पोरेशन वर्धन जी के केबिन के बाहर होकर एक फाइल लेकर आया। इससे पहले कि अंदर दाखिल होता किसी ने उसे रोक लिया। है रोकी, कैसे हो? इस शख्स की आवाज सुनकर रोकी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, संजय सर आप यहाँ। इस पर संजय ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुए। इस पर रोकी हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं सर, मैं तो आपको देखकर बहुत खुश हूँ। संजय ने उसके कंधे पर हाथ हटाया और कहा, हाँ हाँ देख लिया, तू कितना खुश है, चल हट, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। संजय केबिन में के अंदर जाने लगा तो रोकी ने उसे रोकते हुए कहा, सर क्यों ना आप ही यह फाइल ही ले जाकर सर को दे दे, मुझे ना और अभी भी बहुत सारे काम है। ये कहकर रोके ने उसे जबरदस्ती फाइल पकड़ाई और वहां से भाग गया। संजय ने उसे भागते देख खुद से कहा, जानता हूँ कि ये जरूरी काम है, वो मित्र जुड़ा साला। इतने कहकर संजय केबिन के अंदर चला गया। संजय ने सच कहा था, रोक मरते जैसे वो डरता था। वे तो उसकी मजबूरी थी कि मैं यहाँ काम कर रहा था, क्योंकि अगर उसके पास चॉइस होती तो वो संजय के साथ काम भी नहीं करता। मुंबई और ये सिर्फ मुर्गन के सामने वाली सीट पर बैठते हुए बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? और अब तुम्हारी शादी भी हो गई, बताओ फिर कब आना? संजय भाभी के हाथ का खाना खाने। मर्तन जो कि अपने पीसी पर काम कर रहा था, उसने एंटर बटन दबाकर चेक के बैग से टिक कर पीसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे फोन पर कुछ लड़कियों की फोटो और उनका पूरा बायोडाटा है, इनमें से एक सिलेक्टेड करके अंकल को इन्फॉर्म करो। कल ही मर्तन की बात सुनकर संजय की आंखें फटी रह गई। मैं कहने लगा, नहीं मुर्तन जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। इस पर मुर्तन जी ने मुझसे कहा, बट यूं ना कि मैं मजाक नहीं करता संजय। इस पर संजय लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी मुर्तन जी, प्लीज पापा को समझाओ, तुम्हें पता है ना कि मुझे अपनी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। इस टॉपिक से बचने के लिए तो मैं 1 महीने से फ्रांस में रहा हूँ। तो मुर्तन जी बोला, ठीक है, 10 दिन बाद तुम अपना फैसला अंकल को सुनाओगे। संजय ने मुर्तन जी को देखते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? इस पर मुर्तन जी उसे तिरछी निगाहों से देखने लगा। संजय उसके देखने पर समझ गया कि ये बगल उसने एक और शब्द बोला तो शायद फिर आगे वो कुछ बोल ना पाए, इसलिए उसने एक हाथ में पकड़ी फाइल को डेस्क पर रखते हुए कहा, ये ले रोकी ने मुझे ये फाइल तुझे देने को कही थी। मुर्तन जी ने लैपटॉप देखते हुए उस फाइल को उठा लिया और पढ़ने लगा। तभी कुछ सोचकर संजय बोला, मुर्तन जी आज शाम को तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था। संजय की बात सुनकर मुर्तन जी उसे देखने लगा। वहीं एक बार फिर मुर्तन जी के केबिन का गेट खुला और एक शख्स ने अंदर आते हुए कहा, जय रिसेप्शन पार्टी में तक जाएगा ना, जब इस पार्टी में उसका कोई काम होगा। जब संजय ने पीछे मुड़कर देखा तो विवान था। विवान को देखकर संजय ने उसे खुशी से गले लगा लिया और कहा, आई मिस यू मेरे यार। विवान ने भी उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। संजय विवान और मुर्तन ये दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड ने थे। ये यूं कहे सिर्फ विवान का दोस्त था, क्योंकि बचपन से ही मुर्तन जी ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया था। विवान की वजह से उसकी बातचीत संजय से जो हो जाती थी और इसलिए संजय के साथ वो कंफर्टेबल था। लेकिन एक हद तक संजय विवान से अलग हुआ और बोला, तुम अभी क्या कर रहे थे? पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्यों? इस पर विवान ने कहा, क्योंकि जय की शादी संजना से नहीं बल्कि किसी और से हुई है। यह सुनकर संजय शॉक्ड हो गया। वो बोला, क्या सच में? किसी और से? मगर कैसे? संजय की बात सुनकर विवान ने उसे पूरी कहानी सुना दी। संजय हैरान होकर बोला, आई कांट बिलीव किसने जबरदस्ती शादी की है, वे भी एक मासूम लड़की से, और वे भी एक बंगाली लड़की से। वैसे कुछ और बता उसके बारे में। संजय की बात सुनकर विवान ने उसे मुर्तन जी की तरफ इशारा किया। संजय अपना चेहरा घुमाकर मुर्तन जी की तरफ देखा तो उसे अपनी नीली आंखों से देख रहा था। संजय ने अचानक से सीरियस फेस बनाकर कहा, तो जरूरी बात यह है कि तुम अब क्या करोगे? अगर वहां तुम नहीं गए तो मेरा तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देगी और फैमिली का नाम भी खराब होगा। बेचारी ये लड़की भी इन सब में। इससे पहले कि समझा के कुछ कहता मर्तन बोला, भाभी यही कहकर बुलाओगे तुम उसे? संजय ने अपना धोखा रखते हुए कहा, मेरा मतलब भाभी भी इन सब में पिस गई। इतना कहकर उसने विमान को कुछ इशारा किया। तभी विमान ने भी कुछ इशारा कर दिया। उसके बाद वे मुर्तन से बोला, जी मुझे संजय से कुछ काम है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो मुर्तन जी अपनी चेयर में से खड़ा होकर बोला, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद संजय ने गहरी सांस ली। फिर विमान से बोला, यार एक बात बता, इसने
हमारे दिमाग में क्या मार्ग फिट कर रखा है, जो हम सोचते हैं वैसे कैसा पता चल जाता है। इस पर विमान बोला, क्योंकि ये एक चैंपियन है चैंपियन है इस इंटरनेशनल ही इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर। जिस वक्त मैं रिंग में होता था तो कोई और खड़ा नहीं होता था। यूं उसकी खासियत क्या थी कि जे अपने ओपोनेंट प्लेयर के दिमाग से खेलता था, इसलिए उसके लिए ये जीता ये जानना कि वे कौन सा पंच मारने वाला है। इस पर संजय बोला, आई नो, चल अब घर चलते हैं। इस पर विमान भी सर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रोजे कैसल का रात का वक्त। संजय और विमान एक साथ विमान की कार में आए। संजय अंदर आते ही सबसे पहले निर्मल जी के पास और बोला, हेलो आंटी, कैसी है आप? उसे देखकर निर्मल हो रही, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ कब तक ऐसे भागते रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है, फिर अभी क्यों नहीं कर लेते? इस पर संजय ने कहा, कर लूंगा, वैसे भी आपके बेटे ने सिर्फ 10 दिन दिए हैं और आप तो जानते हैं कि अगर 10 दिन में मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की तो अगले 10 दिन आपका बेटा मुझे सीधा मंडप में बैठा देगा और मेरा डैड कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो मैं ही नालायक हूँ और वो नालायक उसकी बात सुनकर निर्मल जी हंसने लगी। तभी वहाँ देवराज और राजेंद्र आ गए। देवराज जी बोले, ऐसा भी क्या कह दिया तुमने जो तुम्हारी आंटी इतना मुस्कुरा रही? इस पर संजय बोला, थी एक बात, अब आप जानकर क्या करेंगे अंकल? तभी वहाँ शालिनी जी आ गई। वो संजय से बोली, अरे संजय तुम कब आए? इस पर संजय बोला, बस अभी अभी आया आंटी। ये कहते हुए उसकी नजर शालिनी के पीछे आधी पिंक वाइन सेब की साड़ी में माही पर गई, जो अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आ रही थी। संजय तो सिर्फ उसे देखने लगा। माही उसे कुछ कदम की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। उसकी नजर जब संजय पर गई तो वे उसे नासमझी से देखने लगी। संजय जो उसे देखने में भूमगन हो चुका था, वे और कहीं देख भी नहीं रहा था। मगर इससे पहले कि संजय अपने मन में कोई ख्याल बुन पाता, उसकी नजर माही के पीछे खड़े मर्तंजय पर गई, जो माही के कुछ ज्यादा ही करीब खड़ा था। मर्तंजय को देखकर संजय ने माही के गले और मांग पर ध्यान दिया तो लाल रंग के सिंदूर और मर्तंजय के नाम के पेंडेंट से भरा था। संजय ने अपनी नजर घुमाकर विमान को देखा तो विमान ने उसे हाँ में इशारा किया। संजय ने दोबारा अपना चेहरा घुमा लिया, फिर एक मुस्कुराहट के साथ माही के पास आकर कहा, हेलो भाभी, मैं आपके पति का दोस्त हूँ संजय। इस पर माही ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार। माही के मुंह से बंगाली सुनकर संजय को हल्की सी हंसी आ गई। उसने भी एक मुस्कुराहट के साथ कहा, नमस्ते। तभी अक्षय ने कहा, अच्छा, अब अगर मेरी भाभी से मिलना जुलना होगा तो डिनर कर ले, बहुत भूख लगी है। अक्षय की बात सुनकर विमान एक सांस छोड़ते हुए बोला, हाउ मच? हाय, हम हंस बच गया संजय। ये कहते हुए उसने मर्तनजी की तरफ देखा, जो माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। माही मर्तनजी को हैरानी से देखने लगी और बोली, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। इस पर मर्तनजी अपनी इकाई को उठाकर गहरी और कठोर आवाज में बोला, क्यों, मेरे साथ जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इससे पहले कि माही इस बात का कोई जवाब देती, मर्तनजी बोल पड़ा, अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कहकर उसने माही के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए लेकर चला गया। सारे घर वाले उन्हें हैरानी से ज्यादा देखते रहे। सालिनी चाची तो गुस्से से माही को देख रही थी। विमान संजय के पास आया तो संजय ने उससे कहा, आर यू श्योर कि वे दोनों शादी में पहली बार मिले थे? इस पर विमान ने कहा, ऑफ कोर्स, तो क्यों पूछ रहा? इस पर संजय बोला, मैं संजय को देखकर लगता तो नहीं है ये अपनी जैसे भाभी पर हक जता रहा है। मुझे तो लगता है कि उसने अपनी शादी एक्सेप्ट कर ली है। ये सुनकर विमान बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये संजय का नेचर है। वे अपने एक पेन के लिए भी इतना ही पोजेसिव से वो रहता है। अब चल, तुझे ऐसा खाना खिलाऊंगा, क्यों गोलियां भी खा जाएगा। विमान संजय को खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। संजय खाना खाते हुए बोला, क्या बात है आंटी, आज का खाना तो बहुत टेस्टी है। आपने कोई नया सेफ रखा है? इस पर निर्मल मुस्कुराकर बोली, कोई नया सेफ नहीं है, ये सारा खाना माही ने बनाया है। तो संजय हैरान होकर बोला, वाह भाभी, तो किसी सेफ से भी ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा, इतना अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। संजय माही के खाने की तारीफ कर रहा था और वहीं चेयर पर बैठा मर्दन जब अपनी गर्दन को अजीब तरह से घुमा रहा था। उसकी आंखें शांत और गहरी थी, मगर उसके हाथ की पकड़ चम्मच पर कसी हुई थी, जिसे वो वहां बैठे किसी ने भी महसूस नहीं किया। मर्दन का चेहरा नॉर्मल था। उसने एक नजर उठाकर संजय को देखा, फिर कहा, संजय स्टडी रूम में चलो। मर्दन जी की आवाज सुनते ही डाइनिंग टेबल पर गहरा सन्नाटा छा गया। संजय तो बिल्कुल खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मर्दन जी वहां से उठकर चला गया, जिसका साफ मतलब था कि अब संजय को जाना ही पड़ेगा। उसने बाकी सबकी तरफ देखा तो अब उसे बेचारी नजर से देख रहे थे। संजय जल्दी से खड़ा हुआ और विमान को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। सबको उसकी बिहेवियर की आदत थी, मगर माही को ये सब बहुत अजीब लगा। डिनर के बाद सब हॉल में बैठे हुए थे, तभी आदि ने टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर एक न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही थी। जो मुर्तन जी और सजना की रिसेप्शन पार्टी की थी, जहाँ मीरानी परिवार के न पहुंचने की वजह से उनकी बहुत बदनामी की जा रही थी। मीडिया के सामने मुकुल सावंत के स्टेटमेंट की वजह से मीरानी फैमिली को गुनहगार के रूप में देखा जा रहा था और सजना को एक इनोसेंट बहू, जिसकी शादी के 2-3 दिन बाद ही उसके ससुराल वालों ने उससे रिश्ते तोड़ दिए थे। मुकुल सावंत ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुर्तंजय ने उसके लाडले को धोखा दिया, अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे सजा देगी जिसके लिए मीरानी परिवार तैयार नहीं था, इसलिए वे लोग रिसेप्शन पार्टी में नहीं आए और मुर्तंजय उसकी बेटी को छोड़कर भाग गए। ये सब देखते हुए पूरे परिवार की आंखों में गुस्सा उतर आया। सालिनी जी गुस्से से बोली, देख लिया आप लोगों ने, इसलिए मैं कह रही थी
कि हमें जाना चाहिए, मगर नहीं, आप सबको तो इस मिडिल क्लास में लड़की की परवाह थी। अब देखिए कैसे कैसे मीडिया हमारे परिवार की धज्जियां उड़ाती है। शालिनी जी गुस्से से माही को देखकर अंदर चली गई। शालिनी जी हमेशा दूर की सोचती थी, मैं कहीं ना कहीं भाप चुकी थी कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वे सभी को जाने के लिए कह रही थी, मगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। माही इन सब की वजह से खुद को समझ रही थी, जो सरासर गलत था। सब परेशान थे और सबसे ज्यादा उन्हें मर्तजे का साथ रहना परेशान कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो शांत था, ये किसी मेरे कल से कम नहीं था। इधर स्टूडियो रूम में मर्तजे, विमान और संजय खामोश बैठे हुए थे। रिसेप्शन पार्टी और न्यूज की खबरें उन्हें भी थी। संजय और विमान खामोशी से बैठे मर्तजे को देख रहे थे। वो जो एक पेड़ के ऊपर एक पैर रखकर बैठा था, उसने एक हाथ में जली हुई सिगरेट थी, दूसरे हाथ में फोन जिस पर वो कुछ टाइप कर रहा था। वे दोनों जानते थे कि मर्तजे अपनी बेइज्जती चुपचाप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। फिर अब वो इतना खामोश बैठा था। संजय ने अब वो रुका नहीं गया, इसलिए वो अपना गला साफ करते हुए बोला, मर्तजे तुम इतना चुप क्यों हो? उस संजना ने उसके बाप ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और तुमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या तुम अभी कुछ नहीं करोगे? इस पर मर्तजे ने सिगरेट का एक हाथ कस लेते हुए कहा, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? उसकी बात सुनकर वे दोनों ना समझी उसे देखने लगे। विमान बोला, हम कुछ समझे नहीं। इस पर मर्तजे ने फाइल्स को उनके टेबल के उन पर फेंका और फिर खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मर्तजे ने इस वक्त एक ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। वह इन कपड़ों में अक्सर कम ही रहता था। उसने ट्राउजर की जेब में एक हाथ डाला और बाहर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सावंत अपनी कब्र खुद ही खोद चुका है। मुझे तो सिर्फ उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। कहते हुए उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन बहुत गहरे थे, जैसे उसने बहुत खतरनाक सोचा हो। इधर वे दोनों मर्तजे की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनकी नजर फाइल पर गई, जिसमें कुछ फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट थे। वो फोटोग्राफ संजना की थी, जो किसी और लड़के के साथ थी और बुरी हालत में। उनके साथ ही मेरी सर्टिफिकेट उसका और माही का था, जो खुद विमान ने बनाया था। वे दोनों ये सब देखकर सब कुछ समझ गए। संजय खुद से बोला, इतनी गलती कर दी सावंत, कल सुबह का सूरज जो तेरी बर्बादी साथ लेकर आएगा। संजय की बात विमान ने भी सुनी और अपना सर हिला दिया। कमरे में माहिया बैग पैक कर रही थी। उसने उसमें थोड़ा बहुत सामान रखा था, जो भी उसके दादू ने उसके लिए भिजवाया था। मर्तन जी जब कमरे में आया तो एक छोटा सा पेड़ देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये वो इधर उधर देखने लगा। माही यहाँ नहीं थी। तभी बाथरूम के दरवाजे का डोर खुला और माही अपना चेहरा पहुंचते हुए बाहर आई। उसकी नजर मर्तजे पर पड़ी, जो उस बैग को अजीब नजरों से देख रहा था। माही ने उससे कहा, यह मेरा बैग है। मर्तजे ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, ये मैं जानता हूँ, इसे यहाँ क्यों रखा है ये बताओ। इस पर माही बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारी शादी की वजह से सभी को प्रॉब्लम हो रही है और अब तो मीडिया में भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी या इस फैमिली की बदनामी हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब संजना जी को उनकी जगह वापस कर दे। माही की बात सुनने के बाद संजना मर्तजे उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा। फिर बैग के पास एक डोर से कुछ पेपर्स निकालते हुए बोला, इन पर साइन करो। माही कभी मर्तजे को देखती तो कभी उन पेपर्स को। उसने मर्तजे के हाथ से पेपर्स ले लिए और उन्हें पढ़ने लगी। पूरे पेपर्स पढ़ने के बाद माही की आंखों में नमी आ गई। वह हैरानी से मर्तजे को देखने लगी तो मर्तजे बोला, क्या हुआ? तुम अभी जाने वाली थी ना, तो जा सकती हो, मगर 2 महीने बाद। ये मत भूलो कि अभी तक मेरी बहन मेरे पास नहीं आई है और इन 2 महीनों में तुम्हें अपने भाई को मेरे को ना साबित करना होगा। वो भी मेरे साथ रहेगा, फिर तुम जहाँ चाहे जाना चाहो जा सकती हो। अपने भाई के बारे में सुनकर माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। उसने आपकी बहन को नहीं भगाया। इस पर मर्तजे ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से से कहा, अपने भाई की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो बीवी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉट इट। मर्तजे ने माही की कमर को जरा सा कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से माही को दर्द भी हो रहा था। वह नाराजगी से मर्तजे को देख रही थी, क्योंकि अपने भाई के खिलाफ कहीं उसकी बातें माही को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मर्तजे ने उसे कुछ देर ऐसे ही देखा, फिर छोड़ दिया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, जब मैं वापस आऊं तो मुझे ये बैग दिखाई नहीं देना चाहिए। यह माही उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अभी तो वह उस पर गुस्सा कर रहा था और वह इतनी शांति से बात कर रहा था। मर्तजे का बिहेवियर माही के लिए पहली बनता जा रहा था, जिसे समझने की कोशिश में वह उलझती जा रही थी। वह उसके भाई से इतनी नफरत करता था, मगर उसे नहीं। उसने अपने भाई का ख्याल आते ही माही की आंखों में आंसू आ गए। उसका भाई, जिसे उसने कभी खुद से दूर नहीं जाने दिया, आज उसे देखने तक को तरस गई थी। 8 साल की उम्र में जब उसके माँ बाप की मौत हुई, तब से उसने अपने भाई की परवरिश खुद की थी। दादी भी उस वक्त बीमार रहती थी, इसलिए अपने भाई को उसने खुद संभाला। वो उसके लिए अपने बेटे की तरह था। सही मायने से वो उसका भाई नहीं, उसका बेटा ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।